बोर्ड रूम में बड़े-बड़े डिसीजन लिए जाते हैं। क्या इन डिसीजंस पे न्यूमरोलॉजी का इम्पैक्ट होता है, यानी कि नंबर्स का इम्पैक्ट होता है? आज हमारे साथ इस स्टार्स बिहाइंड सक्सेस में एक ऐसी पर्सनैलिटी है, जो बहुत बड़ी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में वाइस प्रेसिडेंट तो है भी, साथ में ग्रेट न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट है। करियर्स में, पैसे में नंबर्स का बड़ा इफेक्ट होता है। आज हम जानेंगे उनसे कि उनका करियर कैसे रहा और नंबर्स में वो कैसे आई, मतलब न्यूमरोलॉजी कैसे आई और न्यूमरोलॉजी से कैसे कैसे फायदे हैं, नंबर्स से समझेंगे भी। और अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में हम डिकोड करेंगे उनकी हॉरोस्कोप और जानेंगे इस प्रोफेशन में उन्होंने कैसे एंट्री की। तो आइए वेलकम करते हैं जुम्मा दत्ता। जुम्मा जी, हार्दिक अभिनंदन इस शो पे। कैसी हैं? थैंक यू राजीव, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें आपके शो पे बुलाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अच्छी हूँ और इतने सालों के बाद आपसे मिलने की भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई और अच्छा लग रहा है मुझे आपके पॉडकास्ट पे आके। तो हार्दिक बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहला सवाल पूछते हैं, हु इज जुम्मा दत्ता? गुड क्वेश्चन। जस्ट लाइक एनी अदर इंडियन वुमन, आई एम ऑल्सो अ डॉटर, वाइफ and corporate lady and I have been doing into multiple things। बहुत सारे चीज़ें एक साथ बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में करीब 20-25 साल से काम कर रही हूँ। आई एम एसोसिएटेड विद ट्रेनिंग इंडस्ट्री, बट उसके साथ साथ मैं न्यूमरोलॉजी और वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। एनजीओस के साथ बहुत काम करती हूँ एंड all above that I am a marathon runner, so I do play a lot of and give a lot of importance to my health as well. ग्रेट। So it is a combination of many things whom I call as Jhuma Datta. तो ये कॉर्पोरेट और फिर न्यूमरोलॉजी, तो न्यूमरोलॉजी में कैसे आना हुआ अचानक से? ये सवाल भी बहुत अच्छा है राजीव। तो हर इंसान की ज़िंदगी में ये होता है कि क्या और करूँ कम कॉर्पोरेट लाइफ के अलावा। तो ऐसे ही मैं भी उनमें से हूँ कि मेरे लिए बहुत आसान है कि हाँ, कॉर्पोरेट लाइफ में आप नौकरी करो, साथ में बिज़नेस कंसल्टिंग करो। बट मेरी ज़िंदगी में मुझे बहुत क्लैरिटी थी कि मैं बिज़नेस कंसल्टिंग नहीं करूँगी, बट मैं कुछ और ऐसा करूँगी जो मुझे एक सैटिस्फैक्शन दे और मैं सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। ये मेरे दिमाग में हमेशा से रहा। तो मैंने भी बहुत सारे लोगों की तरह सोचते रहे कि क्या हो सकता है। जी। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि बचपन से मुझे ये था कि बर्थ नंबर कुछ होता है, ओके। विदाउट इवन नोइंग व्हाट न्यूमरोलॉजी वाज देन। उसके बाद मैं जब भी घर का नंबर देखते थे तो मैं मैच करती थी कि ये मेरे नंबर के साथ मैच होना चाहिए घर का नंबर। ऐसी गाड़ी के नंबर्स भी, मैं आपको बचपन की बात बोल रही हूँ। तो समवेयर इन माय माइंड आई न्यू दैट आई हैव सम कनेक्शंस विद नंबर्स। तो ऑब्वियसली कॉर्पोरेट लाइफ में जीएम होता है, प्रॉफिटेबिलिटी होती है, तो हमारे न्यूमरोलॉजी में नंबर्स होते हैं जिसके अलग-अलग है। तो ऐसे करके मैंने अपना पढ़ाई, रिसर्च सब करना स्टार्ट किया, व्हिच मेड मी वेयर आई एम टुडे एज़ अ ग्रेट। न्यूमरोलॉजिस्ट। सो ओवर द इयर्स कॉर्पोरेट के साथ-साथ पढ़ाई करके प्रैक्टिस करना इज़ अ जगल, बट बिल्कुल। इफ यू हैव टू बी सक्सेसफुल, यू हैव टू बी अ जगलर एज़ वेल। और मैंने तो सुना है कि कॉर्पोरेट में तो वाक़ई एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ता है। आप तो खुद ही रहे हैं, तो आपको तो पता ही चलेगा कि कितना बिल्कुल, नंबर, बिल्कुल। कितने आवर्स देने होते हैं। आजकल के ज़माने में लोग कहते हैं 8 घंटे की नौकरी होनी चाहिए, बट अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो वो 8 घंटे कुछ नहीं होती है। बिल्कुल। तो इसलिए कॉर्पोरेट लाइफ के साथ-साथ पढ़ना, रिसर्च करना, फिर प्रैक्टिस करना, येस इट इज़ टायरिंग, येस इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग अनडाउटेडली, बट सच्चाई ये भी है कि अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहोगे, इफ इट इज़ अ पैशन, आप वो टाइम निकालोगे। बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे वो रात को आपको 10 बजे के बाद पढ़ाई करना हो या सुबह उठ के 4 बजे पढ़ाई करना हो, राजीव जी ये काम तो आप करोगे। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है। क्योंकि आप अपने बारे में अगर विज़न रखते हो कि मैं अपने आप को इस स्टेज पे देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ, हुँ। तो आप वो टाइम अपने लिए निकालोगे। फिर आपके लिए वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड, घर का खाना, घर वालों के बच्चों को देखना है, वो सब एक तरफ हो जाता है। राइट। और दूसरी तरफ होती है आपकी अपनी इंटेंशन। करेक्ट, अगर वो करेक्ट। इंटेंशंस में शिद्दत हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो, ये मेरा मानना है और मैं आपके सामने हूँ। जीता जाता एग्ज़ाम्पल कह सकते हो आप। बिल्कुल, ये तो वाक़ई एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये आपने न्यूमरोलॉजी जो शुरुआत की, कहाँ से, मतलब आपको किस इंस्टेंस से फ़ील हुआ कि मुझे
एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट वर्क करना चाहिए, एक नंबर्स के साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए? क्या है कि आपका ड्रीम था कभी पहले के, जो बाद में आपको रियलाइज हुआ फिर आपने आगे बढ़ा? मुझे ऐसा लगता है कि वो हिडन था कहीं मेरे अंदर, विच वाज अनकैप्चर्ड एंड स्टफ। नंबर्स से तो मुझे हमेशा ही प्यार था। ऑब्वियसली बाय बीइंग इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड वन हैज टू बी नंबर सेंट्रिक। बट जब मैं बचपन देखती हूँ तो घर का नंबर, गाड़ी का नंबर, अपने बर्थ नंबर से अलाइन करना बहुत नेचुरल था मेरे लिए। तब मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि ये न्यूमरोलॉजी से कनेक्टेड है। बट एज एंड व्हेन आई ग्रू आई डेवलप दैट। फिर मुझे लगा कि इस पे रिसर्च करना चाहिए। फिर आज के डेट पे मैं डॉक्टरेट भी कर रही हूँ। ग्रेट। यस, तो वो पढ़ाई के साथ मतलब नौकरी के साथ पढ़ाई भी चल रही है, तो वो भी चल रहा है। तो ओवर द इयर्स आई हैव डन मल्टीपल रिसर्चेस, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशंस, टाइम निकाल के। फिर उसके बाद प्रैक्टिस तो आपके सामने ही है। बिल्कुल, तो एक आपका रोल तो बहुत बड़ा है, यू आर वर्किंग इन अ वेरी यस, ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन। यस। कैसे, मतलब इन दोनों के बीच में तालमेल कैसे बैठाते हो आप, मतलब जगल करना कैसे? पड़ता है राजीव जी, सच तो ये है कि जगल करना पड़ता है। और अगर आपको करना है तो फिर आपकी वीकेंड आपके लिए है, राइट। तो यू हैव टू फाइंड दैट टाइम। तो आपको बैलेंस करना पड़ता है कि कितने बजे से कितने बजे तक ऑफिस का काम करेंगे, फिर घर भी देखना पड़ता है, ठीक है? बिल्कुल। और हम जैसे वुमेन के लिए तो घर में एक सपोर्ट सिस्टम होना भी बहुत ज़रूरत है। और ऐसा नहीं कि मैं न्यूक्लियर फैमिली में बिलॉन्ग करती हूँ, तो आई हैव हैड आई हैव माय in-laws, I have my own mother, so parental care. Of course, you have a husband who's like a child, so you have to take care of everyone. बिल्कुल, बिल्कुल। एंड आप ये नहीं बोल सकते हो मैं नौकरी कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, तो मैं घर नहीं देखूंगी। तो वो एक वुमेन के लिए एक चैलेंज है आज के डेट पे कि सब कुछ बैलेंस कैसे करे। बट आई थिंक दैट इज द आर्ट एंड दैट बिल्कुल, इज व्हाट द साइंस इज आल्सो, वेयर यू हैव टू मैनेज योर टाइम वेल। राइट। एक लेडीज़ के लिए तो वाक़ई ये बहुत चैलेंज खाना भी होता है। बनाना पड़ता है। आपको मेड को भी बताना पड़ेगा कि खाना बिल्कुल, आज क्या बनेगा। राइट, बनाना नहीं पड़ता लेकिन गाइड तो करना पड़ेगा ना कि खाना क्या बनाना पड़ेगा। एग्ज़ैक्टली। और क्योंकि जब घर में बड़े होते हैं तो सब लोग सब कुछ खाते हैं। तो ये भी नहीं कि आज के डेट में मैं सूप पी लूँ तो हो जाएगा काम, फ्रूट्स खा लूँ तो हो जाएगा काम। तो इट इज़ अ होलिस्टिक थिंग। तो मुझे लगता है कि एक जो लेडी होती है वो टीम लीडर अगर ऑफ़िस में है तो घर में भी टीम लीडर ही होती है। मैं तो बोलती हूँ कि अ लेडी इज़ ऑलवेज़ द लेडी ऑफ द हाउस, लेडी ऑफ द ऑफिस, लेडी ऑफ ग्रेट। द प्रोजेक्ट, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ओके। सो मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि जो न्यूमरोलॉजी का इनको शौक चढ़ा, ये आखिर ऐसा कैसे हुआ? कुंडली का जो 8th हाउस होता है वो ऑक्टल साइंस से डील करता है और इसी वजह से इनको इस तरफ इंटरेस्ट था। जब तक आपका 8th हाउस एक्टिव नहीं होगा, आप किसी भी ऑक्टल साइंस में इंटरेस्ट नहीं ले पाओगे। तो मैं जुम्मा से पूछना चाहूँगा, क्या न्यूमरोलॉजी रियली डेस्टिनी बताती है? क्या न्यूमरोलॉजी में जो नंबर्स होते हैं, हम उनसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं किसी की जो डेस्टिनी होती है? ज़रूर, देखिए नंबर्स का ही खेल है और आप तो जानते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर खुद है। हर नंबर प्लैनेट से रिलेटेड होते हैं और हर इंसान के साथ में एक प्लैनेट का कनेक्शन होता है। तो जो भी जी। हम नंबर्स की बात करते हैं, वो नंबर्स जो है किसी ना किसी तरीके से एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कोई भी व्यक्ति का नंबर खराब है तो ये नहीं कर सकता है। और हर नंबर में जैसे हम कहते हैं हर इंसान में पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है, वैसे ही एक नंबर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है। हाउ यू चैनलाइज दैट नंबर फॉर योर ओन बेनिफिट, दैट इज वेयर योर न्यूमरोलॉजी कम्स इनटू प्लेस। और जब आप डेस्टिनी की बात कर रहे थे, डेस्टिनी नंबर्स तो होते ही है, बट डेस्टिनी नंबर्स इज अ गाइड टू यू। इट इज नॉट दैट आपका डेस्टिनी नंबर 5 है तो आप राजा हो गए। वो आपके लिए क्लू है, स्टोरी तो आपको खुद ही लिखनी बिल्कुल। पड़ती है ना। तो आपको ये जानना है कि आपके नंबर्स क्या है और वो नंबर से आप अपनी स्टोरी कैसे कार्व करोगे, कैसे लिखोगे। सो दैट इज द डायरेक्शन दैट न्यूमरोलॉजी हेल्प्स विद द नंबर्स फॉर एनी पर्सन। ग्रेट, ग्रेट। सो मैं आगे आपसे बहुत सारे सवाल करेंगे इसके ऊपर। तो उससे पहले कि आगे बढ़ें तो मैं थोड़ा-सा चाहूँगा कि आप हमारे ऑडियंस को ये बताएँ कि न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे मेथड्स बताते हैं कि ऐसे नंबर देखो, इस तरह जी, से कैलकुलेट करो। थोड़ा-सा आप ब्रीफ कर देंगे कि न्यूमरोलॉजी में अगर पर्सनली देखना हो, तो हम कैसे नंबर्स को ऐड करें या कैसे निकालते हैं? कैसे बेसिक चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल व्यक्ति को पता होनी चाहिए? और फिर हम आगे अलग-अलग नंबर्स जी, का जी, डिस्कस जी, करेंगे। जरूर। या देखिए बहुत सिंपल लेते हैं, मैं अपना डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ, जैसे 01, 09,
1971 है, उम्र सबको बता रही हूँ, तो इसमें कोई शर्म नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने बर्थ डेट को डिकोड करूँगी तो 01 है, जो कि सन का नंबर है, सूर्य है। तो ये जो पहला नंबर होता है उसको हम कहते हैं बर्थ नंबर। बर्थ नंबर क्या होता है? एक व्यक्ति का पर्सनैलिटी होता है कि वो कैसे इंसान है, उसकी चलने, ढलने, बोलने का क्या लहज़ा है। तो वो एक इंसान के जो पर्सनैलिटी होती है, वो डिफाइन करता है बर्थ नंबर। तो जैसे मेरे हिसाब में मैं नंबर 1 हूँ, सूर्य मेरा नंबर है। तो अगर आप देखेंगे मैं लोगों से अगर आप पूछेंगे झूमा कैसी है? बहुत मतलब एक्टिव है, बहुत हम्म, बोलती है, ठीक है? पर यस, गाइडेंस है और विज़नरी है। तो ये आपको नॉर्मल से एक जेनेरिक पर्सनैलिटी जो है आपको पता लग जाता है। करेक्ट, ये हो गया मेरा बर्थ नंबर। फिर उसके बाद आपने बहुत सुना होगा जो लोग कहते हैं डेस्टिनी नंबर, उसको लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं। ओके, उसमें क्या होता है 01 जो कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है, फिर 09 जो कि आपके सितंबर मंथ है एंड 1971। ये जब पूरा जोड़ लोगे और उसको एक सिंगल डिजिट पे ले आओगे, जो उसका एक नंबर निकलेगा, हम्म, उसको हम कहते हैं डेस्टिनी नंबर, जिसको कई लोग लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं। What that means is it shows you the life and the direction of your life that you can take. ओके, और मेरा जो नंबर है वो 1 आता है। तो ग्रेट, दोनों तरफ से मैं नंबर 1 एंड नंबर हूँ, मतलब रूल्ड बाय सूर्य। हम्म, तो दैट इज हाउ आई सी माई सेल्फ एंड दैट इज अ बेसिक कैलकुलेशन जो कि आप अपने नंबर्स को कैलकुलेट करके समझ सकते हो कि मेरा नंबर्स क्या बोलता है। ग्रेट, ग्रेट। तो अब अगर हम आगे बढ़ें तो इससे एक आइडिया ये मिलता है कि हमारे जो नंबर्स, हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको कैलकुलेट करके प्रॉपर्ली हम मूल्यांक, जिसे हिंदी में बिल्कुल कहते हैं भाग्यांक कहते हैं, इसे बिल्कुल। निकाल सकते हैं। तो मैं जुम्मा आपसे समझना चाहूँगा, क्या हम 1 से लेके 9 नंबर के बारे में थोड़ा डिस्कस करें कि जिससे कि हमारे ऑडियंस को ये पता चले कि अगर किसी का मूल्यांक 1 है तो पर्सनैलिटी कैसी होगी? कैसे व्यक्तियों से उन्हें डील करना चाहिए? उनका लाइफ करियर में उनकी ग्रोथ कैसे होगी? क्या उन्हें बिज़नेस में जाना चाहिए? क्या आप थोड़ा-सा इसके ऊपर हाँ, श्योर। गाइड एग्ज़ाम्पल कर ले सकते लेते हैं? हैं, जैसे आपने बोला 1 टू जी। 9। देखिए, हर नंबर गुड एंड बैड होता है। एक नंबर जो है सूर्य का नंबर है, ऐसे लोग बहुत अच्छा करेंगे कि मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। फिर जो है वो चाहते हैं कि लोगों से कम्युनिकेट करें, उनको लोगों को गाइड करें, ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर हो गया नंबर 2 जो कि चंद्रमा का नंबर है। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी होते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं। ऐसे लोग आप देखोगे म्यूजिक में बहुत अच्छा काम करते हैं, फिर डांस में बहुत अच्छा काम करते हैं। फिर उसके बाद आता है नंबर 3। नंबर 3 जो है आपके जुपिटर है और जो है वो अपना क्रिएटिविटी एट इट्स बेस्ट है। तो अगर यस। जहाँ पे आप खत्म करते हो कि हाँ, मेरे से तो और नहीं हो रहा, किसी नंबर 3 को पकड़ा दो, वो आपको बता देंगे हाउ टू बी क्रिएटिव। सो ऐसे करके हर एक नंबर का एक पर्सनालिटी होती है और उसको हम गाइड कर सकते हैं कि कौन-कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे अभी आपने शायद 3 नंबर तक बताया, 4 नंबर के बारे में अगर आप थोड़ा-सा बता 4 दें? नंबर है आपके राहु का नंबर। ओके, आपके एस्ट्रोलॉजी में और न्यूमरोलॉजी में आपको तो पता बिल्कुल। ही है राहु का क्या राहु महत्व है। मिस्टीरियस ही प्लैनेट है, बिल्कुल, मिस्टीरियस यस, या प्लैनेट है। ठीक है। तो ऐसा है, राहु के जस्ट जो नंबर है वो होते हैं बहुत ही ज़्यादा समझदार और उनके दिमाग में हमेशा रेज़ोल्यूशन रहेगा। हर चीज़ का अगर जहाँ पे आपका दिमाग खत्म हो रहा है कि यार इसका कोई रेज़ोल्यूशन नहीं ला सकता। अगर जी, आपके ऑफ़िस में या आपके टीम में कोई 4 नंबर है, उसको बता दो ये प्रॉब्लम है। और वो हुँ, आपके लिए वो सॉल्यूशन, और एक नहीं राजीव जी, वो 2-3 सॉल्यूशन लाके आपको खड़ा कर देगा। बिल्कुल। तो ऐसे होते हैं कि राहु के नंबर्स। बिल्कुल, मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा 4 नंबर, जैसे जुमा ने बताया कि 4 नंबर जो होता है राहु का होता है। राहु इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। अगर आपकी कुंडली के अंदर जो अचानक घटने वाली घटनाएँ जो हो रही हैं, वो राहु से होती है। जब भी आपकी कुंडली के अंदर या आपकी लाइफ में अचानक ऐसी घटना घटे जिसमें आपको लॉस हो रहा है, अचानक से प्रॉफ़िट हो रहा है, तो ये राहु एक्टिव होते हैं। राहु अचानक होने वाली घटनाओं को दर्शाता है। साथ के साथ आपकी हॉरोस्कोप का अष्टम हाउस यानी कि 8th हाउस भी अचानक होने वाली घटनाओं को दर्शाता है। तो जब भी कभी आपकी लाइफ में अचानक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप इमीडिएटली देखो कि कहीं राहु की अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा तो नहीं आई। और हाँ,
ऑफ कोर्स अगर आपको जैसे जुम्मा ने बताया है कि 4 नंबर है, तो 4 नंबर बेसिकली ये लोग बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, हाँ, बहुत ग्रेट प्लानर होते हैं। तो जुम्मा आप ये बताइए, तो आगे जो 5 नंबर होता है उसका भी थोड़ा-सा बताइए तो बस मैं 5 ऑडियंस समझ नंबर पाए। तो मर्करी का नंबर है, तो वो जो है बैलेंस करता है और 5 नंबर वालों के साथ किसी और का दुश्मनी नहीं होता है क्योंकि वो बीच का नंबर है। 1 से 5 में भी वो बीच आता है, 5 से 9 में भी बीच में आता है। तो सारे लोगों की दोस्ती होती है 5 नंबर वाले। तो 5 नंबर वाले में अगर जो है वो बैलेंसिंग कराने की कोशिश करते हैं। हुँ। तो वो आपकी टीम में भी अगर कोई होगा वो बीच का रेज़ोल्यूशन लाके दोनों तरफ से अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन को एक जगह पे लाने में 5 नंबर का काफ़ी अच्छा वो होता है। ग्रेट, यस। और ऐसे ही 6 नंबर जो 6 नंबर तो वीनस का नंबर है, आपको पता है आप खुद ही हुँ, 6 नंबर है। तो बिल्कुल। ऐसा है 6 नंबर वाले तो बहुत क्रिएटिव होते हैं और वो सोचते हैं कि लोगों की मदद करो। एक जो है उनके अंदर भी ब्रांड कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसे ही 6 नंबर वाले दूसरों को पढ़ाने में फिर एक बहुत अच्छी थेरेपिस्ट भी बनते हैं, हुँ, काउंसलर्स भी बहुत अच्छा बनते हैं जो 6 नंबर वाले होते हैं। बट दे आर आल्सो द किंग्स। बिल्कुल, दैट बिल्कुल, इज़ हाउ आई सी नंबर 6 करेक्ट। एज़ वेल। एंड देन आपके नंबर 7 होते हैं जो कि राहु और केतु। तो जो हुँ, आपके 7 नंबर वाले होते हैं वो यूजुअली इनवर्ट थिंकिंग वाले होते हैं। बिल्कुल। बहुत डीप थॉट्स ऐसे वाले जो डीप थिंकर्स होते हैं, जो स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं, अगर आप देखोगे 7 नंबर वाले आपको डीप रिसर्चर भी मिलते हैं। बहुत ज़्यादा जो घर मतलब बड़े रिसर्चर्स बने हैं, वो नंबर 7 भी है। बिल्कुल। और नंबर 7 वाले स्पोर्ट्स में भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। हुँ, ऐसे उनकी पर्सनैलिटी है। बट दे ट्राई एंड बी डूइंग द टीम्स एंड टीम बॉन्डिंग्स जी, विद बिल्कुल। एवरीवन। बट कुछ-कुछ टाइम पे वो लोनर हो जाते हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा अंदर की तरफ सोचते हैं और हमेशा सोचते हैं सेल्फ डाउट, क्या मैं ये कर सकता हूँ? क्या मैं ये कर सकता हूँ? और ये मेरे ही साथ क्यों हो रहा है? तो हुँ, ऐसे सोच होते हैं बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। बिकॉज़ वो केतु है। अगर आप देखोगे हमेशा रूट्स में जाते हैं केतु वाले, तो हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं शायद मैं ही गलत हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। ये नहीं सोचते कि एनवायरनमेंट में भी कुछ हो सकता है और हर चीज़ की जो है मैं ही नहीं रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं ही जो है इसके लिए मतलब आई कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर एवरीथिंग। बिल्कुल, वो बिल्कुल। नहीं सोचते हो बिकॉज़ वो इतना ज़्यादा इमोशनल होते हैं और अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो वो कई बार जो है कॉन्फ्लिक्ट अपने अंदर ही पैदा कर लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सो मैं ऑडियंस को एक और चीज़ आगे और ऐड ऑन करना चाहूँगा। जैसे हमने 5 नंबर के बारे में डिस्कस किया, जुम्मा ने 5 नंबर के बारे में बताया। तो 5 नंबर बेसिकली बुध का नंबर होता है। बुध जो है कम्युनिकेशन से डील करते जी। हैं और कुंडली का जो 3rd हाउस होता है और 6th हाउस होता है, उसको रूल करते हैं। यानी कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी और 6th राशि यानी कि कन्या राशि। ये 2 राशियाँ जो होती हैं, ये बुध के अंदर आती है। थर्ड हाउस जब हम बात करते हैं तो बुध जो होता है वो कम्युनिकेशन से डील करता है। बुध जिनके स्ट्रांग होंगे वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेसमैन होंगे। अपना हॉरोस्कोप चेक कीजिए कहीं बुध आपके स्ट्रांग तो नहीं। अगर स्ट्रांग है और बुध डोमिनेट कर रहे हैं तो बिजनेस जरूर प्लान कीजिए। आइए आगे आगे बात करते हैं। तो जुम्मा जी आप ये बताइए कि कोई ऐसी प्रेडिक्शन जो आपने अपने की हो और आपने मतलब लोग एक्सपेक्ट ना करें और जबरदस्त आपने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेडिक्शन की हो न्यूमरोलॉजी को लेके। देखिए, अभी तक तो बहुत प्रेडिक्शंस किए बट राजीव आई एज़ आई कीप सेइंग आई एम इन फ्रंट ऑफ यू एज़ अ लिविंग एग्जांपल। तो कॉर्पोरेट लाइफ इतने सालों से कर रही हूँ और उसके बाद कई बार ऐसे होता है कि यू आर स्टक। आपको ऐसी फीलिंग आती है कि यार कहाँ मतलब आगे नहीं बढ़ रही है। तो जब मैं न्यूमरोलॉजी पे आई ऑब्वियसली सबसे पहले तो मैं अपने बारे में ही एक्सपेरिमेंट। हर चीज़ बिल्कुल। अपने ऊपर होता है, ये तो आपको पता ही है, या तो अपने ऊपर, अपने बच्चों पे या तो अपने पति पे। तो यही होता है। तो अगर आप देखोगे मैंने अपना नाम चेंज किया। बट जब हमने नाम चेंज किया देयर हैज़ टू बी अ लॉजिक बिहाइंड इट। तो आई अडॉप्टेड द न्यूमरोलॉजी थ्योरीज टू चेंज माय नेम। And I could see the difference in my life. Of course, I became a numerologist. I started Vastu consultant. I am also a tarot reader. तो एक अलग ही जिंदगी के साथ मैं जुड़ती चली गई और हुँ, फ्लो में चलती गई कॉर्पोरेट लाइफ के साथ साथ पे। फिर उसके बाद मैंने अपना जो है जो ब्रांड एस्टैब्लिश किया विच इज़ न्यूमरो स्पीक, वो भी मैंने न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे ही किया। ग्रेट बिल्कुल। और दोनों चीज़ें मेरे बर्थ डेट से पूरा प्लान करके स्ट्रैटेजी उस हिसाब से किया। तो द अमाउंट ऑफ बेनिफिट दैट आई हैव सीन कि जो नाम चेंज किया, बिज़नेस नेम को चेंज किया,
उसको अडैप्ट किया, कलर्स को अडैप्ट किया, लॉन्च डेट्स अडैप्ट किया। आई थिंक आई कैन जस्ट से आई एम द लिविंग एग्जांपल ऑफ न्यूमरोलॉजी, ऑल द बिल्कुल। प्रैक्टिसेस दैट वी डू इन द वर्ल्ड टुडे। ग्रेट, ग्रेट। सो अभी आपने ना नेम करेक्शन के बारे में बात की, राइट? वैसे मैं जानता हूँ कि नेम करेक्शन बहुत वर्क करता है। मैं आपसे के माध्यम से समझना चाहूँगा कि नेम करेक्शन से क्या वो इसका कनेक्शन हमारे डेट ऑफ बर्थ से होता है? क्या उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करने से हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं? और नेम करेक्शन का लगभग कैसे होता है? क्या ये अल्फ़ाबेट के भी नंबर होते हैं? हाँ, ये मतलब इसका मतलब दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी। और खाली न्यूमरोलॉजी नहीं, अब आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप जानते हैं, बचपन में जो जब बच्चे पैदा होते थे तो पिताजी, माताजी सब एक बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजर के पास जाते थे, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि नामकरण में किस नाम से, किस अल्फ़ाबेट से जो है नाम रखा जाए। ये करेक्ट। आज का नहीं है, ये तो सदियों बिल्कुल, पुराना बिल्कुल। है, सही, ठीक है? राइट। और उस समय क्या होता था कि एस्ट्रोलॉजर देखते थे कि आपका जन्म कितने बजे हुआ, उस समय का ट्रांजिट क्या चल रहा था हुँ। और उस ट्रांजिट में क्या लगन है, उसके बेसिस पे आपको बता देते थे कि इस जो है अल्फाबेट से आप नाम रखिए, बिल्कुल। ठीक है? कॉन्सेप्ट वही है, बट हुँ। न्यूमरोलॉजी क्या करती है, आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ में वो अलाइन कर देता है नाम को जब आप चेंज करते हो कि हुँ। जैसे कि मैं अपने बारे में बोलूँ, झूमा है मेरा नाम। अगर आपने देखा होगा मैंने एक ए लगाया एंड में, बिल्कुल। ठीक है? हुँ। आपने भी आपके नाम में डबल ई लगा डबल रखा है। ई करा है, हुँ। तो चेंज करते हैं। और जब वो अलाइन करते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ, तो वो आपको एक रिजल्ट देता है। बिल्कुल, तो राइट। जो आपको लगता है कि मैं कहीं स्टक हो गया हूँ या मेरे अंदर वो चीज़ मूव नहीं हो रहा जो मैं चाहता हूँ, हुँ। तो जब आप ये दोनों चीज़ों को, डेट ऑफ बर्थ को प्लस द नेम, नंबर को अलाइन करोगे, हुँ। तो you will definitely see the benefit. And हुँ। that is the crux and one of the most commonly asked questions that I get for my readings. क्योंकि एक कॉमन मैन को अगर देखोगे वो सोचते, अरे उसके नाम के आगे एक ए लगा दिया, आप मेरे नाम के आगे भी ए लगा दीजिए मैम। बिल्कुल। पर अगर आप ये नहीं सोचते हो कि वो नाम के आगे ए तो लगा दिया, बट उसके पीछे का कैलकुलेशन क्या है, हुँ, राइट। ये नॉम जो कॉमन लोग हैं उनको नहीं पता। उनको लगता है, एक मैं आपको स्टोरी बताऊँ, जी, मेरे जी। एक ऐसी आए तो उन्होंने बोला, मेरे जो फ्रेंड है ना उन्होंने ई लगा दिया आपके नाम पे, और मैम उसके बाद उसकी बिज़नेस तो उसके अगले दिन से ही जो है एकदम 100% ब्लूम हो गया। बिल्कुल। तो मैंने बोला, ज़रूर लगाया होगा, बट अगले दिन से नहीं हुआ होगा। हर चीज़ का एक टाइम होता है। करेक्ट, और करेक्ट। ये नहीं कि आपने आज नाम चेंज किया और कल ही से आपको जो है उसका बेनिफिट मिल जाएगा कि राइट। मैं तो करोड़पति बन जाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं होता है एलोपैथी न्यूमरो समझते हैं लोग। हाँ, मतलब आपने दवाई खाई, कल सुबह बिल्कुल चल के ऑफ़िस चले गए, ऐसा बिल्कुल। नहीं हो सकता है। हुँ। सो एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन टाइम। हुँ, और राइट। ऐसे आप न्यूमरोलॉजी भी करोगे, नेम चेंज भी करोगे, तो उसको स्टार्स एंड यूनिवर्स के साथ अलाइन होने में भी थोड़ा टाइम लगता है। बिल्कुल, राइट। तो अगर आप नेम चेंज के बाद सोचते हो कि कल से ही मेरा मैं कल वीपी बन जाऊँगी, परसों मैं अगर और जॉब के लिए मैं इंटरव्यू देने जाऊँगी, मैं क्रैक कर लूँगी, ऐसा नहीं होता। आप क्रैक ज़रूर करोगे व्हेन इट कम्स द राइट टाइम। जी। एवरीथिंग इज़ अलाइन्ड विथ टाइम। सो टाइम का बहुत बड़ा महत्व है। बिल्कुल। तो सो ये समझना चाहिए लोगों को। एक चीज़ मैं इसी से मेरे दिमाग में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा था, तो आप क्या इस न्यूमरोलॉजी का यूज़ अपने प्रोफ़ेशन भी यूज़ करते हो? बिल्कुल करते हैं। राजी जी, मैं तो बहुत करती हूँ और मैं ऑनेस्टली खुलेआम बोलती हूँ, क्योंकि मेरे कैलेंडर पे मेरे लकी डेज़ जो है मार्क्ड होते हैं। हुँ। और यहाँ तक भी बताऊँ कि लकी टाइम भी कर लेती हूँ मैं। तो इसका मतलब क्लाइंट मीटिंग भी क्लाइंट मीटिंग्स जब होते हैं और आपको पता है आज आपकी लगने वाली है, तो हुँ। आप उस टाइम को यूज़ करिए जिसमें आपको लगता है कि हाँ, देखो प्रॉब्लम तो सभी जगह पे है बिल्कुल। और फिर रेज़ोल्यूशन भी निकलता ही निकलता करेक्ट। है। बट कई बार ऐसे होता है, आज अगर हम बिना प्रिपेयर्ड गए ना, आज तो मेरे ही, क्योंकि मेरे ही नंबर कटेगा। कॉर्पोरेट में तो आपको लगता ही कि बिल्कुल, हमेशा आप ही की लगती है। डेफ़िनिटली। ठीक है? तो जब आप ये प्रैक्टिस करते हो कि कौन-सा टाइम, कौन-सा डे, जितना आप हो सकता है कंट्रोल करिए उसको। बिल्कुल। और बाय न्यूमरोलॉजी इज़ अ टूल व्हिच गिव्स यू टू प्रेडिक्ट दैट, राइट? हुँ, इट्स अ फ्यूचर एंड यू कैन यूज़ इट फॉर योर बेनिफिट। बिल्कुल। तो ये बहुत, मैं तो खुद बहुत करती हूँ और मैं सबको गाइड करती हूँ कि बिल्कुल करना चाहिए। इसमें कोई शर्म नहीं है। यू हैव अ टूल, यू शुड यूज़ इट फॉर बिल्कुल, योर ओन बेनिफिट। बिल्कुल, किसी बिल्कुल। और की तो बेनिफिट हो नहीं रही है, कम से डेफ़िनिटली। कम अपने लिए तो यूज़ कर लो। तो अब जैसे आपके कॉप टीम में मैनेजर्स भी होते होंगे, अलग-अलग प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, तो क्या आप नंबर्स के हिसाब से चूज़ करते हैं कि ये बंदा कोई प्रोजेक्ट को सही डिलीवर करेगा आपका या सवाल नहीं? बहुत अच्छा है, पर मैं आपको इसकी एक स्टोरी बता रही हूँ।
पहले मैं नहीं करती थी बिकॉज कॉर्पोरेट लाइफ है तो हम लोग सोचते कि जो आ जाओ उनके साथ काम करना है, ठीक है। दैट्स हाउ वी हैव बीन ब्रॉट अप। तो एक बार क्या हुआ, मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने बोला रात को कि मेरा ना टीम है ये और मेरे मैनेजर्स है, उनका बर्थ नंबर मैं आपको बर्थडे दे दूंगा, तो आप जरा देखिए कि कैसे मैं किसको यूज कर सकती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, तो ठीक है, आप हस्बैंड को मना तो कर नहीं सकते हो भाई, जिंदगी काटनी है साथ में। बिल्कुल। तो फिर मैंने पूरा स्टडी किया और फिर मैंने बताया अच्छा इस बंदे का ये नंबर है, उसको ये काम करना चाहिए, इस बंदे का ये नंबर है, ये काम करना चाहिए। तो ये पूरा मैंने उनको चार्ट बना के दिया। तो उसके बाद वो हंसने लगे, बोले अच्छा ये 3 तो मैच करता है, पर ये 3 नहीं मैच करता है, तो फिर इसको कैसे काम करवाऊँ? सो आई स्पेंड टाइम विद हिम एंड आई सेड अच्छा इसको ऐसे मूव करो, इसको ऐसे मूव करो। तो बेसिकली आपके टीम का पूरा पैटर्न जो है, आप डिसाइड कर सकते हो बेस्ड ऑन द नंबर्स। ग्रेट। तो आप ये समझ सकते हो कि आपका ये मैनेजर कम्युनिकेशन में अच्छा है, तो आप उसको लगाइए भाई ग्लोबल लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, वो आपको हेल्प करेगा। आपको ये पता है ये 4 नंबर है, इसको आप डेटा दे दीजिए, वो क्रंच करके आपको 2-4 सॉल्यूशन ला देगा। बेनिफिट आप ही का है, टीम का है। यू आर सक्सेसफुल, योर टीम इज सक्सेसफुल, एवरीबॉडी इज हैप्पी। बट ये राइट। करने के बाद फिर मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया। बट हाँ, सही है, आज के डेट में मैं यूज़ करती हूँ कि हाँ, राइट। सो टीम में भी आप ऐसे यूज करते हो बिल्कुल कि करती हूँ। कौन सा बंदा कौन सी टीम में कौन-सा देगा? बंदा अच्छा कम्युनिकेट कर सकता है, अगर 3 नंबर है उसको किसी क्रिएटिविटी काम पे लगा दीजिए और नहीं तो उसको कम्युनिकेशन के काम पे लगा दीजिए कि आपके जितने ग्लोबल लीडर्स हैं उनके साथ उनको लगाइए। बिल्कुल। क्योंकि वो आपके लिए लिख भी सकता है क्योंकि क्रिएटिव बंदा है। बिल्कुल। लैंग्वेज उसकी कैपेबिलिटी बड़ी अच्छी है और सोच भी सकता है। हम्म। तो ऐसे ही जैसे आपको चाहिए कि हाँ, आपको प्रोजेक्ट मैनेजर है, डेटा देखना है, आप किसी 4 नंबर को लगाइए, किसी 6 नंबर को लगाइए, आप फिर देखिए आपको रिज़ल्ट क्या लाता। राइट। आप ये करके देखिए आपके लाइफ में भी। राइट। तो आप क्या समझते हैं कि आज आपके व्यू से हमारे जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है उसमें एक एस्ट्रोलॉजीज और एक एस्ट्रोलॉजर और एक न्यूमरोलॉजी जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हें होना चाहिए, एक ये पोजीशन होनी चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है आपको। हर इंसान, मैं आपको बताऊँ, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस लोग शर्माते हैं इसको एक्नॉलेज करने के लिए कि दे गो टू द एस्ट्रोलॉजर और दे गो टू द न्यूमरोलॉजिस्ट। बट राजीव जी, सच्चाई ये है कि हर इंसान एक एस्ट्रोलॉजर और एक न्यूमरोलॉजिस्ट को आज के डेट पे कंसल्ट ज़रूर करते हैं। बिल्कुल। यस। बट दे डोंट वांट टू बी वेरी वेरी वोकल अबाउट इट क्योंकि इंडिया में इसको इसकी एक्नॉलेजमेंट, अरे वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, वो न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाती है, ये तो ऐसे ही कराते हैं। बट कोई चीज़ ऐसे ही नहीं होता है। तो बिल्कुल। अगर आपकी कुंडली में लिखा है कि ऐसे होगा तो वो होगा, बिल्कुल। बट यू जस्ट नीड अ गाइडेंस। राइट, राइट, राइट। तो जैसे आज के डेट पे आपको देखा होगा कि थेरेपिस्ट चाहिए, काउंसलर्स चाहिए, तो an astrologer is also a counselor, a बिल्कुल। numerologist is also a counselor, but they have the data in front of them to guide you to करेक्ट, take your next steps. करेक्ट, And I बिल्कुल think it एग्री। is very important to have them. मैं आपको इसी चीज़ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा, मेरे ऑडियंस भी सुन सकते हैं कि मेरे हमारे एक क्लाइंट है मेरे, चूँकि मैंने देखा है कि यूएस क्लाइंट्स जैसे जो इंडियन बेस्ड क्लाइंट हैं यूएस में वर्क कर रहे हैं, वो इस चीज़ को ड्राइव कर रहे हैं। तभी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि अच्छा। शायद इस चीज़ को इंडियन इंडस्ट्री में भी ड्राइव कर रहे हैं। वो जब भी कभी अपनी टीम में किसी बंदे को लेके आते हैं, तो वो मुझे मुझे आप उसकी डेट ऑफ बर्थ शेयर करते हैं और Which वे is good. कहते हैं कि बट एक बार बिल्कुल चेक सही। करके बताओ राजीव, क्या हाँ, ये व्यक्ति इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट है? बिल्कुल। क्या ये मेरे साथ अलाइन होता है? बिल्कुल कि बहुत जो ज़रूरी है राइट, एक्चुअली। हाँ, सो बिल्कुल। दैट मुझे लगता है कि अब ये थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है। लोग अब एस्ट्रोलॉजी में भी जाके चेक करते हैं, हॉरोस्कोप देख के और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी बिल्कुल। कि बंदा जो टास्क न्यूमरोलॉजिस्ट तो बिल्कुल आते हैं, मेरे पास तो बथेरे आते हैं, आप बता हाँ, दो कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैं एक बिज़नेस करने जा रहा हूँ, बिल्कुल। ये मेरे पार्टनर है, तो क्या ये पार्टनर के साथ मेरा मैच होएगा? आपको लगता है कि बिज़नेस कर सकते हैं कि नहीं? बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है। ये मुझे लगता है ये लोग बिल्कुल आते हैं राइट। और ये सवाल बहुत आता है मेरे पास कि मेरे पार्टनर के साथ रीडिंग कैसे है, दोनों की कंपैटिबिलिटी कैसी है, तो ये बिल्कुल होता है। सो अब अगर मैं कहूँ आपका एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूँ, तो हस्बैंड के साथ कैसे कंपैटिबिलिटी नंबर से बैठती है? आपको लगता है कि वो नंबर अलाइन है? देखिए, मैं 1 नंबर हूँ और वो 8 नंबर है। ओके। सूर्य और शनि का नंबर है, तो आप समझ सकते हो इट्स ग्रेट, राइट। कि कैसे, मतलब कैसे है। वी आर 360 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है? राइट। अगर आप नंबर के हिसाब से देखोगे, मैं हूँ दाता, मैं नंबर 1 हूँ।
और वो है शनि, वो बिल्कुल वेल्थ क्रिएट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बहुत ही अजीब कॉम्पोजिशन है, बट ये है कि 36 साल हो गए अभी भी चल रहे हैं। ग्रेट So something somewhere it is working, बिल्कुल बिल्कुल आई but एग्री combination does work, right? So that does help, yeah. मैं यहाँ पे जुम्मा की इस बात को सपोर्ट करना चाहूंगा और मैं थोड़ा सा आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लेके जाऊंगा। सूर्य जो होते हैं वो पिता होते हैं और शनि जो होते हैं वो पुत्र होते हैं। जो भी शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन हॉरोस्कोप के अंदर बनता है तो एक तरह से, क्योंकि दोनों ही बहुत ही नेचुरली पावरफुल होते हैं और एक तरह से दोनों अपने आप को बेस्ट शो करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी ये कॉम्बिनेशन हॉरोस्कोप में जहाँ बनता है वहाँ पे आपको थोड़ा सा चैलेंज दिखेगा। अगर किसी की कुंडली के अंदर पर्सनली ये हॉरोस्कोप ये कॉम्बिनेशन बना है तो उसे अपने बॉस से, समाज के उच्च वर्ग के लोगों से, उनसे टेंशन्स होंगी टकराव होंगे। अब उच्च वर्ग के लोग कौन हो गए? कोई ऐसा हो सकता है जो आपका सीनियर हो, कोई ऐसा हो सकता है जो पैसे में पावरफुल हो, कोई ऐसा हो सकता है जो बहुत बड़ी डेजिग्नेशन होल्ड करता हो, तो उनसे टकराव होगा। तो मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ जुम्मा और मैं कि आपको एक बार यह भी बता दूं, जी 8 और 9 नंबर का कभी मिलाप नहीं होता। करेक्ट ठीक है, 8 और 9 नंबर, एक है शनि, एक है मंगल, बिल्कुल बिल्कुल एग्री दोनों में पावरफुल पावर्स के लिए बहुत वॉर होता है। बिल्कुल राइट बिल्कुल। एग्री और एक दूसरे को संभाल के रहो तो ज्यादा बेहतर है कि एक हम्म दूसरे को काटने की कोशिश नहीं करो। ये मेरा मैं मैसेज था आपके 8 और 9 बिल्कुल एग्री नंबर करता के। हूँ बिल्कुल। ये बहुत सही बात बताई है जुम्मा ने कि 8 और 9 नंबर, 8 नंबर शनि, 9 नंबर मंगल। जब भी शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन आपके हॉरोस्कोप के अंदर बनता है तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बार बार टकराव होगा। अगर ये आपके मैरिड वाले हाउस में 7th हाउस में बना हुआ है, ये 4th हाउस में बना हुआ है, तो आप देखोगे कि आपके घर के अंदर एक अननेसेसरी डिस्टर्बेंस। आपकी मैरिड लाइफ में बना हुआ है तो आपके पार्टनर के साथ चैलेंजेस, बिजनेस पार्टनर हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, बिल्कुल राइट? बिल्कुल बिल्कुल तो सही कह रहे ये चैलेंजेस आते हैं। तो ग्रेट है, डेफिनेटली ये वर्क करता है और मैंने देखा है कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, ऑब्वियसली बिल्कुल। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, दोनों हैंड इन हैंड चलती है। सो जुम्मा एक चीज बहुत दिमाग में मेरे आ रही थी, क्या न्यूमरोलॉजी से ये पता चल सकता है कि कौन सा हमारे लिए जो प्रोफेशन है, यानी बिजनेस करें, जॉब करें, कौन सा करें? क्योंकि आज तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। लोग सबसे बड़ी चीज़, जब भी आपके पास भी क्लाइंट्स आते होंगे, मेरे पास भी आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है? ये बता दीजिए, मैं बिजनेस करूं या जॉब करूं, क्या करूं? तो आपके पास भी आते होंगे, तो क्या न्यूमरोलॉजी से बता सकते हैं? सब सब लोगों का यही सवाल आता है कि मैं नौकरी करूंगी, नौकरी कर सकती हूँ या बिजनेस, क्या अपना बिजनेस करें। और एक तो आजकल के जमाने में लोगों को ये लगता है हर चीज फास्ट, मतलब आज ही बोल दे तो कल से ही मैं उसको इम्प्लीमेंट करके परसों से ही राजा बन जाऊं। बट हाँ, टू कम बैक टू योर क्वेश्चन, यस, न्यूमरोलॉजी एज यू नो इज ऑल रिलेटेड टू प्लैनेट्स। हर एक प्लैनेट्स का आपको पता ही है कि उनके क्या होता है, क्या पॉजिटिव होता है, क्या नेगेटिव होता है। तो उसके बेसिस पे आप ये बता सकते हो कि एक तो कौन सा प्रोफेशन चुनना चाहिए जो उनके बर्थ नंबर से अलाइंड हो, जिसपे कि वो अपने आप को आगे जाके अच्छा-सा सक्सेसफुल हो सकता है। फिर उसके बाद आप चार्ट से ये भी निकाल सकते हो कि वो उसके लिए बिज़नेस अच्छा है या उसके लिए एक नौकरी अच्छी है। बट मेरा तो बेस्ड ऑन द कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस मैं बोलूँगी, हर इंसान को सबसे पहले एक नौकरी करनी चाहिए। बिल्कुल बिकॉज़ जो नौकरी से जो एक्सपीरियंस मिलता है और जो वो सीखते हैं, फिर उसके बाद अपना बिज़नेस करिए और फिर अपना बिज़नेस अपने हिसाब से करिए। लेकिन जो एक्सपीरियंस आप एक नौकरी से गेन करोगे, वो आप अपना अगर चाहते हो कि मैं डे 1 बिज़नेस खोल दूँ और मुझे सब कुछ आ जाएगा, तो वो नहीं होता। बिल्कुल तो बिल्कुल माय सॉल्यूशन एंड सजेशन टू एवरीवन इज़ गो फॉर अ सर्विस, गो फॉर अ जॉब बिल्कुल वेयर यू विल लर्न। एंड जब वो आप सीख लोगे और आपको लगता है कि हाँ, मैं ज़िंदगी के उस तक आ चुका हूँ कि जिसमें जो है मैं अब अपना बिज़नेस कर सकता हूँ, तो ये होना चाहिए। बिल्कुल, मैं इससे रिलेटेड एक थोड़ा-सा आपको डिफरेंट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। क्या हस्बैंड वाइफ को दोनों को जॉब करनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। ये न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं है और प्रैक्टिकल पर्पस मैं ये बता सकती हूँ, अगर दोनों अलग-अलग नौकरी करेंगी तो घर की शांति बनी रहेगी, बिल ठीक है? और दूसरे एक-दूसरे अगर ऑक्यूपाइड होंगे नौकरी पे, तो थोड़ा एक-दूसरे पे वो जो टेंशन ट्रैक रहती है, करना बिल्कुल। कि तुम कहाँ गए थे, कितने बजे वापस आए, आज क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रही हो? वो सारे इतनी नहीं, कॉर्पोरेट लाइफ में टाइम ही नहीं मिलता। बिल्कुल। पहली बात तो 9 से 5 की नौकरी रही नहीं है, 9 हुँ, से 10 की नौकरी होती है।
उसके बाद आपके पास इतना एनर्जी नहीं रहता है कि ये पता करो आज कौन दोस्त के पास गए थे, किस लड़की से बात किया, ये Correct. सब नहीं होता। करेक्ट। बट मेरे हिसाब से दोनों को नौकरी करना चाहिए बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। वन, येस ऑफ कोर्स इट गिव्स यू द फाइनेंशियल एडवांटेज, जो कि आज के हर घर में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज के ज़माने में एक इनकम से घर नहीं चलता। इट इज़ ऑलवेज अबाउट डबल इनकम नाउअडेज। अगर ट्रिपल भी हो जाए तो अच्छी बात है। बिल्कुल आजकल बिल्कुल के ज़माने में Right. आफ्टर कोविड तो थिंग्स हैव चेंज्ड। बिल्कुल दूसरी बात, हर एक वुमन के लिए मैं ये बोलती हूँ कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल राइट। ताकि यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन योर हस्बैंड। सो इम्पॉर्टेंट ये कि डिपेंडेंसी से ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। तो इसलिए मेरे हिसाब से हर लड़की को पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, हर लड़की को नौकरी करना चाहिए। उसके बाद वो सोच सकते हैं कि हाँ मैं बिजनेस करूँ नहीं करूँ, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव जॉब्स फॉर बोथ ऑफ देम, फॉर घर की शांति, आई वुड से, बिल्कुल एंड द बिल्कुल। रिलेशनशिप टू कंटिन्यू। हाँ, रिलेशनशिप, देखिए रिलेशनशिप पे ही मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है कि जनरली ना आजकल बहुत कॉमन हो गया रिलेशनशिप में प्रॉब्लम तो न्यूमरोलॉजी का यूज़ करके ये कैसे हम स्टार्टिंग में ना जान लें कि ये सामने वाला जो व्यक्ति है कंपैटिबल है कि नहीं, तो कैसे कर सकते बिल्कुल हैं? कर सकते हैं। क्या इसका ऑप्शन न्यूमरोलॉजी है? का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नंबर्स कंपैटिबिलिटी। आप तो जानते ही होंगे। अगर मैं एग्जांपल लूं, 1 और 9 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। एक है सूर्य, एक है मंगल, जो कि हर चीज को कंप्लीट करता है। बिल्कुल। तो ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। 1 3 5 का एक कॉम्बिनेशन है। अगर आप जानते होगे 4 और 8 का कॉम्बिनेशन है। अगर 4 और 8 को लॉन्ग टर्म में देखोगे, राहु और शनि का कॉम्बिनेशन है, तो शायद वो इतना इफेक्टिव नहीं है। लेकिन 4 और 8 का अगर शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप हो, उसमें जो बेनिफिट मिलता है कंपैटिबिलिटी पे, इट्स लाइक इमेंस। तो ऐसे देयर इज अ कॉम्बिनेशन सेट्स है बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी में, तो हर नंबर की कंपैटिबिलिटी होती है। तो जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो ये बोलते हैं ये मेरे पार्टनर है, क्या हमारा पार्टनरशिप कैसे चलेगा? तो यस, वाया द न्यूमरोलॉजी रीडिंग एंड द चार्ट्स वी कैन फाइंड आउट कि आर दे कंपैटिबल विद ईच अदर। पहली बात तो नंबर्स की कंपैटिबिलिटी हो गई, जो कि डेट ऑफ बर्थ और डेस्टिनी नंबर का कमाल है। उसके बाद चार्ट्स में भी कई सारे मिसिंग नंबर्स होते हैं। कई बार जैसे कि मेरे चार्ट में जो है 5 बारी 1 है, ठीक बिल्कुल। है? और उसके बाद जो है बहुत सारे नंबर्स मिसिंग है। मेरे हस्बैंड के चार्ट्स में सारे नंबर्स प्रेजेंट है बारिंग फ्यू। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये देखते हैं कि किसके चार्ट में कौन से नंबर्स मिसिंग है और वो मिसिंग नंबर्स पार्टनर को कैसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। बिल्कुल। तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट्स में वो नंबर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है तो हम ये कहते हैं कि कंपैटिबिलिटी इज गुड। बट अगर आप ये देखो कि दोनों के ही चार्ट्स में 6 और 7 नहीं है, 6 तो वीनस है, वीनस इज फॉर लव, 7 is for understanding, deep thinking. So relationship is all based on deep thinking and giving space to each other. तो अगर यही नंबर्स नहीं होंगे जो कि मेन नंबर्स है, क्या रिलेशनशिप चलती है? मेरे हिसाब से चलती है, बिकॉज देयर आर अदर नंबर्स विच ऑल्सो हैज देयर ओन पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। लेकिन ये कंपैटिबिलिटी बहुत काम करती है बिल्कुल राइट। और ये दिखा लेना बहुत जरूरी होता है, ताकि एक दूसरे को समझने में और जानने में। और अगर हमें पता ही है कि कंपैटिबल ही नहीं है, तो जिंदगी भर लड़ते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। जिंदगी भर ही लड़ते रहेंगे, फिर आफ्टर सम इयर्स आप सोचोगे अच्छा छोड़ दो यार, बहुत हो गया। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि अच्छा डिवोर्स हो जाएगा, क्या हमारा चलेगा? हम ये नहीं कह सकते कि डिवोर्स होगा ही। न्यूमरोलॉजी डजंट प्रेडिक्ट कि डिवोर्स होगा ही, बट इट कैन प्रेडिक्ट कि ये रिलेशनशिप अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा। बिल्कुल एग्री। राइट। तो ये इम्पोर्टेंट है कि रिलेशनशिप कैसे चलेगा वो जानना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि जब भी कभी हम रिलेशनशिप बिल्डिंग में जा रहे हैं, हम शादी के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आप अपना हॉरोस्कोप बिल्कुल चेक करो, एकदम थोरो चेक करो। आजकल कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि हमारे पास ऐप अवेलेबल है और हम बहुत जल्दी जाके वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुड़ मिलान कर लेते हैं, विच इज़ नॉट एग्जैक्टली करेक्ट। कि आप एकदम से चार्ट सही में है। सिर्फ कंपैटिबिलिटी करके देख रहे हो, वो बिल्कुल सही फॉर्मेट नहीं है। आपको और डीप एनालिसिस करना चाहिए, जैसे कि कुंडली में सप्तम हाउस कैसा है, सप्तमेश कैसे हैं, लड़की की कुंडली में बृहस्पति कैसे हैं, लड़के की कुंडली में वीनस कैसे है, यानी कि शुक्र कैसे हैं,
चौथा घर कैसा है, सेवेंथ हाउस कैसा है, सेकंड हाउस कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैं आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से बता दूं कि जब भी कभी लड़के की कुंडली आप मैच कर रहे हो, लड़के से मैच कर रहे हो, शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन प्लीज जरूर देखें, क्योंकि बहुत शुक्र, जरूरी है। राइट, शुक्र से केतु अगर लगन पंचम नवम में बैठे हैं तो ऐसे केसेस में ब्रेकअप के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो न्यूमरोलॉजी में डेफिनेटली हमें पता चल जाता है कि 7 और 6 का हाँ, कमाल है, जैसे आपने बोला, राइट, तो पता चल वही जाता है चीज कि है। ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आप इसको अवॉइड करें। और हम जैसे अगर आगे और थोड़ा सा डीप जाएं, तो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं न्यूमरोलॉजी में जो जनरली लोग कर देते हैं? अगर- बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ऐसा है कि मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगी। जैसे कि हम बीमार होते हैं, हम्म, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर ने मेडिसिन दिया, आपने देखा अच्छा ये 10 दिन का दवाई दे दिया। अब 10 दिन का कौन खाता है? आप पर्ची लेके आ गए, आप डॉ मेडिसिन सेंटर गए, वहां से 1 हफ्ते की दवाई लिए। चलो देखता हूँ, 1 हफ्ते का दवाई खा के पहले देखता हूँ, उफ, है राइट, ना? अब घर आए, आपने 2 दिन में देखा अच्छा मुझे तो बेनिफिट मिल गया, छोड़ दो अब। हम्म, एग्जैक्टली द सेम रिलेशनशिप विद द न्यूमरोलॉजिस्ट। आप आए, इवन फॉर द एस्ट्रोलॉजर्स ऑल्सो, आप आए, आपने रीडिंग कराई, आपने रीडिंग में बोला अच्छा, क्योंकि एक बहुत बड़ा, अगर रीडिंग करोगे तो आपके पर्सनालिटी, आपके लकी नंबर्स, आपके फ्यूचर, सब कुछ प्रेडिक्ट, मतलब हेल्प करता है आपको अंडरस्टैंड करने में। अब क्या होता है, लोग सोचते हैं अच्छा एक बार तो दे दिया, ठीक है, इन्होंने बोला मेरा नंबर 1 है, तो मैं तो क्रिएटर हूँ, हम्म, मैं तो दाता हूँ, अब खुश हो गए, बिल- कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर उस रिपोर्ट में ये भी लिखा है हम्म, कि यू आर वेरी वेरी अग्रेसिव हम्म, एंड यू आर आर्ग्यूमेंटेटिव एंड यू नीड टू लिसन टू पीपल। पर हमने वो नहीं पढ़ा, राइट, पर हम ये खुश हो गए कि मैं तो क्रिएटर हूँ भाई, मैं नंबर 1 हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बट जो इम्पोर्टेंट पार्ट था कि वो रिपोर्ट में ये लिखा था कि आपको वो इम्प्रूव करना है, वो हम मिस कर देते हैं। राइट, तो हम ऑफन जो है पूरी रिपोर्ट सटीक से नहीं पढ़ते, तो सबसे बड़ा मिस्टेक है। सेकंड, कभी आप फॉलो अप नहीं करते हो। जैसे कि आप डॉक्टर के पास दोबारा नहीं गए 10 दिन के बाद, बिल्कुल, वैसे ही आप न्यूमरोलॉजिस्ट के पास दोबारा नहीं आए। हम्म, ये बोलते कि अच्छा एक बार तो बोल दिया, क्या बार बार जाएंगे? बट दैट हम्म, इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, राइट, क्योंकि वो आपको रेमेडीज बताया, आप फॉलो थ्रू नहीं कर रहे हो। राइट, आपको रेमेडीज, अच्छा ठीक है, इतने रेमेडीज कौन करता है? मैंने तो एक ही किया, तो ऑब्वियसली अगर आप एक करोगे तो एक का ही रिजल्ट आएगा, हम्म, है ना? क्योंकि एवरीथिंग इज रिलेटेड। बिल्कुल, व्हाट वी ऑफन फॉरगेट कि यार इतना कौन करता है, शॉर्टकट भरो। अच्छा उसने बोला था नाम चेंज के लिए, बस हाँ मैंने एक ई लगा दिया, बट नाम चेंज के साथ साथ कुछ और भी बोला तो जो करना जरूरी है, बट वो नहीं करेंगे बिकॉज बिल्कुल, इतना टाइम ही नहीं है, राइट, तो फॉलो अप नहीं करेंगे। थर्ड ये है कि जो रेमेडीज देंगे वो रेमेडीज आधा करेंगे। हम्म, कॉमन मिस्टेक्स है, अगर बिल्कुल, आपने 2 बोला तो वो एक ही करेंगे, और आपसे ये पूछेंगे आप बताइए इसमें से टॉप रेमेडी कौन सा होता है? अब मैं बोलूंगी यार टॉप रेमेडी क्या होता है? एक अगर प्लैनेट है, वो राइट, प्लैनेट आपको वो बेनिफिट नहीं दे रहे, आपके इसमें 3 प्लैनेट्स है जो बेनिफिट नहीं दे रहे। हम्म, हर प्लैनेट्स की अपनी जगह है, हम्म, और उस जगह का अगर आपको बेनिफिट लेना है तो उसकी रेमेडी तो करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल, राइट, तो पीपल ऑफन थिंक कि नहीं यार ये 3 कौन करते हैं, एक ही कर लो। राइट, तो हर चीज में जो है कि शॉर्टकट और जो है फॉलो थ्रू नहीं करना इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी हैव। बिल्कुल। एक आपके ऑफिस के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। मान लीजिए अगर टीम में कोई व्यक्ति आपका होगा जिसके 8 नंबर होगा, और 8 नंबर आपने बताया कि आपका 1 नंबर है, तो हाउ डू यू डील विद देम? कैसे डील करते हो आप? वो तो तो बहुत मैंने ही क्या बोला, मैं तो सूर्य हूँ, मैं दातार हूँ, मैं सुन लूंगी। 8 नंबर वाले विल ऑलवेज ट्राई टू पुट देयर पॉइंट्स लॉजिक्स। हुँ, तो एक लॉजिक और एक विजन, इंटेलिजेंस दोनों में ही है, बिल्कुल। ठीक है? बट उस इंटेलिजेंस को आप कैसे बैलेंस करवा रहे हो, हुँ, वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैं दाता हूँ तो मैं सुन भी लूंगी, तो राइट, मेरे अंदर सुनने की कैपेसिटी ज्यादा है। आई एम एन एक्टिव लिसनर, हुँ, सो आई विल लिसन। तो अगर अगर 8 नंबर से काम करवाना है तो उनका सुनना तो पड़ेगा, बट आप ओके, कौन सा चॉइस को चूज कर रहे हो वो मेरे पे है। राइट। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव दैट बैलेंस। तो कुछ ऐसे भी होते होंगे जिनके नंबर 4 होंगे और कुछ के ऐसे होंगे जिनके नंबर 8 होंगे। मान लो कोई ऐसा मैनेजर है जो
8 नंबर का है और आपका एम्प्लॉई है वो बिल्कुल है, क्योंकि 7 नंबर, वही मैंने कैसे? बोला ना, 4 और 8 नंबर अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहे तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकता है। लेकिन जैसे कि आपकी में टीम मेंबर और मैनेजर का रिलेशनशिप है, और आजकल के तो ज़माने में यार 1 साल इज़ गुड इनफ फॉर द जेनज़ीज़ टू कैरी ऑन द वर्क। तो 1 साल का अगर बेनिफिट अगर आप देखोगे, उसमें आपके अच्छे बेनिफिट्स आएँगे, बिकॉज़ वो हम टेम्परेरी रिलेशनशिप में मानते हैं। इट बिल्कुल। इज़ नॉट अ फुल टाइम रिलेशनशिप। So that is how you will get a benefit of number 4 and number 8 in the temporary relationship, and that will give you fruits in your organization. बिल्कुल। सो एक चीज़ मेरे दिमाग में बन रही थी, मान लीजिए हमने देखा कि 2 लोगों के नंबर कंपैटिबल नहीं है, वो रिलेशनशिप में जा रहे हैं। तो क्या रिलेशनशिप अगर मैच नहीं कर रहा है, तो क्या नेम करेक्शन करके उनका कंपैटिबिलिटी बनाई जा सकती है? हाँ, वो अगेन चार्ट पर डिपेंड करता है कि आपके चार्ट्स क्या है और उसकी कंपैटिबिलिटी में क्या मिस हो रहा है। तो अगर आप नेम करेक्शन को ऐसे कर सकते हैं हुँ, कि दोनों का नेम करेक्ट करके, और उसमें रेमेडीज़ होते हैं। अगर वो रेमेडीज़ को फॉलो थ्रू करवाते हो, अगेन फॉलो थ्रू इज़ अ बिग वन, हुँ, कि अगर आप उस देखिए ऐसा है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं एंड रियली रियली वांट टू कंटिन्यू, हुँ, दैट मीन्स कहीं न कहीं भगवान भी मिला ही रहा है, ऐसी बात बिल्कुल। नहीं है। तो उसको कैसे वर्क करवाया जाए, वो आप सोच सकते हो। क्योंकि कई बार आता है लोग 1 महीने का रिलेशनशिप है और वो कहते हैं आप बताइए कि हम इसको आगे हुँ, कैसे कंटिन्यू करें? अब आप बताइए 1 महीने में आप एक इंसान को कैसे इतनी जल्दी परख सकते हो, जिसके साथ आप ज़िंदगी गुज़ारोगे? हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है। और आप बोलते हो कि बस 1 महीना मैंने कर हम लोग वी आर इन अ रिलेशनशिप, आप बता दीजिए हम शादी कर सकते हैं कि नहीं? हुँ, तो फिर मैं बोलती हूँ थोड़ा टाइम और दीजिए, एक-दूसरे को टाइम दीजिए, थोड़ा सब्र से काम लीजिए। अगर हुँ, शादी लिखी है तो होके ही रहेगी, वो तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ, ना एस्ट्रोलॉजर भी कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल। भगवान ने वो बना के भेजा हुँ, आपको, ठीक है? बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ा-सा टाइम दीजिए। राइट, राइट। कई लोग ऐसे आते हैं कि हाँ, काफ़ी सारे साल हो गए, मतलब वी आर नाउ सीरियस, वो इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड हुँ, कि वी आर नाउ सीरियस। इफ यू आर सीरियस देन ऑफ कोर्स द नेम करेक्शन, अलाइनमेंट्स, ऑल दोज़ डेफिनिटली हेल्प्स। और बिल्कुल। आते हैं, कई बथेरे आते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है, ये लोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। करेक्ट, करेक्ट। सो एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि मान लीजिए कि चूँकि आप बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज़ेशन में एक अच्छी डेज़िग्नेशन पे हो, तो क्या ऐसे आजकल ऐसे बच्चे आते हैं इंटरव्यू के लिए जो ये सोचते हैं कि सामने वाला जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है वो उनसे ज़्यादा हम मतलब अकल नहीं है उसे। वो आजकल तो जेनज़ी इस टाइप के सोचते हैं। करेक्ट, हाँ, आपने तो देखा ही है ना। बिल्कुल। तो वो ये सोचते हैं जो इंटरव्यू ले रहा है उसको इतनी समझदारी नहीं है, मुझे सबसे ज़्यादा। तो कुछ ऐसा मैसेज जो आप इन जेनज़ी को देना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हमारे ऑडियंस तो वो भी देख रहे होंगे कि भाई आप इतने बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन में कितनी अच्छी डेज़िग्नेशन पे हैं, तो वो जानना चाहेंगे कि क्या ऐसे क्या चीज़ वो करें जो मतलब उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाए, या कुछ ऐसे टिप्स आप देना चाहो जिससे कि उनके लिए हेल्प आउट करें इनके प्रोफेशन? Sure, but I think it's a very valid question. Gen Zs हुँ, and their mindsets are very different. तो my key message, जब ये इंटरव्यू देने आते हैं, ये क्वेश्चन एआई से निकाल के आते हैं, हुँ, ठीक है? तो वो जो एआई से निकाल के आते हैं ना, एआई इज़ अ एनेबलर, हुँ, ठीक है? और उस एनेबलर को अगर मैं अपनी सोच में बदलूँ, जैसे हमारे टाइम पे और अभी भी है, क्रिटिकल थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? करेक्ट। और अगर जेनज़ीज़ इस क्रिटिकल थिंकिंग को अपने माइंडसेट से सोचे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, जस्ट यूजिंग देयर ब्रेन्स एंड ब्रिंगिंग इन द ह्यूमन फैक्टर, हुँ, कि मैं इसको इंसान के साथ कम्युनिकेट करूं, हुँ, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, आज के ज़माने में एवरीबडी इज़ ऑन अ फ़ोन, एवरीबडी इज़ ऑन द एआई आस्क क्वेश्चन एंड अच्छा आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। So my key suggestion to them is AI, use them as an enabler, but keep doing the critical thinking and keep communicating with human beings, हुँ, because that's where you get your experience. करेक्ट, अगर आप किसी मैनेजर से मिलने जा रहे हैं, वो 15 साल का उसके एक्सपीरियंस है, हुँ, और वो एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया नौकरी करके, बिल्कुल, तो इसका मतलब उन्होंने कुछ सीखा प्रैक्टिकल पर्पस से। बिल्कुल, राइट, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट दैट मैसेज, करेक्ट, ठीक करेक्ट, है? सेकेंडली, आई थिंक आई एम विद द जेन ज़ीज़ अबाउट द वर्क लाइफ बैलेंस, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ वर्क लाइफ बैलेंस एंड द अकाउंटेबिलिटी। हुँ, 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 बहुत बिल्कुल, इंपॉर्टेंट है। आप वर्क लाइफ बैलेंस को बना के रखिए, कोई बात नहीं,
बट उसके साथ अकाउंटेबिलिटी लेना भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है मेरा शिफ्ट खत्म हो गया, मेरा ये टास्क था, आज नहीं हो सकता कल होगा, बट वो टास्क का एक इम्पैक्ट है ऑर्गेनाइजेशन में, बिल्कुल। बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उस प्रोजेक्ट के मैनेजर्स, उस प्रोजेक्ट के जो लीडर है, उनकी कस्टमर के प्रति कुछ कमिटमेंट है। इफ आई डोंट टेक इट सीरियसली, दैट मीन्स आई एम इम्पैक्टिंग द कस्टमर्स एक्सपीरियंस, which is very important. बिल्कुल, बिल्कुल, राइट। So we have to ensure that there is accountability along with the work-life balance. बिल्कुल, एग्री। राइट, तो आजकल आपने वर्क फ्रॉम होम बहुत सुना होगा। हाँ, आजकल आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो होता ही है। बिल्कुल। सो वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस, किसको सपोर्ट करते हैं आप? देखो, I am a hybrid person, and I do support hybrid because it is important to work from home as well as work from office. Office brings discipline. आप तैयार होके सुबह ऑफिस जाओगे, आपका गाड़ी आएगा, कैब आएगा, यू डिसिप्लिन। और जो आप घर से काम करोगे, फिर आप 9 बजे उठ रहे हो, अच्छा एक कॉल है, जल्दी से लॉग इन कर लो, however shabbily you could be dressed. So I do not belong to that category and I do not support that category. तो मेरे लिए अगर वर्क फ्रॉम होम है, तब भी आप उसी टाइम पे उठिए, आप तैयार हो जाइए और अपने काम पे बैठ जाइए। शिद्दत से वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो आप, और कई लोग हैं जो करते हैं। और अगर आप देखिए कि आउटसाइड इंडिया 99% इज वर्क फ्रॉम होम, बिल्कुल, राइट। but you will never get a complaint that they don't do their job on time because they are very serious about it. करेक्ट, करेक्ट, राइट। ये हमारे यहाँ है कि जो वर्क फ्रॉम होम है, तो आप सब्जी भी लेने चले गए, है ना? लेकिन आप कॉल पे भी आ रहे हो, थोड़ा लेट आ गए तो क्या हुआ, बाकी लोग तो ये संभाल लेंगे। तो वो जो एक डिसिप्लिन है ना, वो डिसिप्लिन आना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, So whether it is work from home, whether it is work from office, really doesn't matter. बिल्कुल। You have to be disciplined to do the work that the organization has given you. तो आपके मैनेजर्स भी करते होंगे वर्क फ्रॉम होम, सो हाउ यू हैंडल देम? कैसा है, मतलब कुछ ऐसे? Everybody, I'm a very free person. I'm very clear. If this is the time, that is the time they are expected, and they all abide by it. Honestly, I don't have any problems ग्रेट, ग्रेट। because it is also by leading. So I am like that. और मेरे लिए वीडियो पे आना बहुत ज़रूरी है। वीडियो कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट आप एक दूसरे को देख सकते हो। बिल्कुल, राइट। ये नहीं कि आप ऑफ करके बैठ गए, कैसे भी बैठे। तो कॉल्स है, मीटिंग है, एवरीबॉडी हैज़ टू बी ऑन द वीडियो, देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ टू इट। सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स। राइट। सो अब इस पॉडकास्ट में एंड में आए, और इस एंड में हम डिस्कस करेंगे जुमा की हॉरोस्कोप। क्या है ओके। जो जुमा को एक इतने टॉप लेवल पे पहुंचाया? ऐसे कौन से योग हैं? और आप भी अपने हॉरोस्कोप खोल लीजिए और चेक कीजिए क्या आपकी कुंडली में भी इस तरह की चीजें बन रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो बिल्कुल मेहनत से जुट जाइए और डेफिनेटली आप बहुत ऊंची पोजीशन पे पहुंचोगे, ये ज़रूर चेक कीजिए। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, और आप भी मेरे चार्ट को सामने देखता हूँ, आप लगा सकते हैं चार्ट पे, कि आपका चार्ट जो है वो सिंह लगन की कुंडली है, और लग्नेश जो बैठे हुए हैं लगन में बैठे हुए हैं। सिंह लगन की कुंडली में लग्नेश बनते हैं, सूर्य लगन में बैठे हुए हैं, जो दिखाता है कि व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस और बहुत ही ज़्यादा टारगेट ओरिएंटेड होता है, एम्बिशियस होता है और रूलर होता है। ऐसे लोग समाज में उच्च पद को प्राप्त करते हैं। कुंडली के अंदर बृहस्पति सिंह लगन में 9th हाउस में जो राशि आती है और जो 5th हाउस में आती है, ये तीनों ही अग्नि तत्व की राशि हैं। और 9th हाउस में, 5th हाउस में जो राशि है वो धनु राशि पड़ रही है, यानी कि इनके जुपिटर में कुंडली में देख रहा हूँ तो केंद्र में बैठे हुए हैं, और जुपिटर भी स्ट्रांग है। लगन में बुध भी बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ बुध बैठ के बुधादित्य योग बना रहे हैं, जो कि अगेन सक्सेस की गारंटी दिखा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर लीडरशिप रोल में होता है तो उसके दो प्लैनेट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, एक होता है सूर्य और दूसरा होता है जुपिटर। तो जुम्मा जी, आज जो करियर के इतने टॉप पे है, शायद इन्हीं ग्रहों का असर है। और मैं एक चीज़ और देख पा रहा हूँ, ये जुपिटर का कॉम्बिनेशन 8th हाउस से बना हुआ है, शायद इसीलिए ऑक्टल साइंस में, न्यूमरोलॉजी में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और इतने ज़्यादा पाके हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सही कह रहे हो। मेरे न्यूमरोलॉजी हॉरोस्कोप में जो 5 1 है, हम्म, बहुत सारे नंबर्स मेरे चार्ट में नहीं है, बट ये जो 5 टाइम्स 1 है, बिल्कुल। ये सबको कवर कर देता है। तो सूर्य का डेफिनेटली आई फील ब्लेस्ड दैट आई हैव ऑल द ब्लेसिंग्स। तो अब करते हैं एक रैपिड राउंड आपके साथ, श्योर। ठीक है? तो अब
मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप फटाफट आंसर देंगी, जिससे कि हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा जानकारी मिले। लकी नंबर या हार्ड वर्क? बोथ। कॉर्पोरेट में ऐसा कौन सा नंबर है जो सक्सेसफुल बनाता है? ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, आपको खुद अपने नंबर्स पे काम करके सक्सेसफुल बनना है। नंबर्स में सबसे ज्यादा बिजनेस में ग्रो करने के लिए कौन सा नंबर है? आई थिंक बिजनेस नंबर्स आर मोस्टली विद 5 एंड 8, बिकॉज वो आपको मतलब 8 नंबर तो शनि का नंबर है। ओके। 1, 5, 8 will be the best numbers for business, and all depends upon आपके मास्टर्स नंबर क्या है, वो भी बहुत मदद करता है आपको, तो इसलिए वो भी देखना ज़रूरी है। और कौन सा ऐसा नंबर है जिसको देख के लगेगा कि यह व्यक्ति रोमांटिक है? ये कहना थोड़ा मुश्किल है, बट यूजुअली अगर 6 नंबर हो गए, 3 नंबर हो गए, 2 नंबर हो गए, तो दे आर वेरी रोमांटिक। अगर आपके अंदर 2 ज़्यादा है, तो वो क्रिएटिव भी है और रोमांटिक भी है, मतलब रोमांटिक और क्रिएटिव दोनों ही दोनों होना। साथ में चलते हैं आप। और कौन सा नंबर है जो देख के लगेगा कि अरे ये तो बॉस है, इससे तो बच 8 के रहना है? नंबर, 8 नंबर बॉस। 8 नंबर बिल्कुल। आप उसके व्यक्ति के पर्सनैलिटी से बता दोगे कि वो 8 नंबर है। और मिस्टीरियस सीक्रेटिव नंबर, जिसको देख के लगता है कि ये व्यक्ति जैसे ही नंबर सुनने में दिमाग में आएगी चीजें I सीक्रेटिव। would think number 7. I हम्म। would give a lot of such credit to number 7. केतु। केतु है, वो बहुत मिस्टीरियस है, पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा है, क्या पूछ रहा है, तो काफी मिस्टीरियस है वो। और कौन सा नंबर है जिसको देख के लगता है कि ये व्यक्ति को तो फेम मिलने वाला है? I would think say number 1. नंबर 1 बहुत ज्यादा नंबर अच्छा है। राइट। और कौन सा ऐसा नंबर है जिसको देख के लगे कि ये तो व्यक्ति खर्चीला है, बहुत खर्च करता है? नंबर 1 भी उसमें आते हैं, और उसके बाद नंबर 6 भी है, खर्च बहुत करता है। और कोई ऐसा नंबर जिसको देख के प्राउड फील कर रहा है मैं तो करोड़पति बनने वाला हूँ? हालांकि ये चार्ट में तो देख के पता चलता है आजकल ना लोग। ऐसे तो कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से कि मैं करोड़पति बनने वाला हूँ, ऐसा तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई नंबर आए, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है अगर आपके मास्टर्स नंबर है आपके चार्ट में, जैसे कि आई पर्सनली थिंक नंबर 22 इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड इफ यू हैव दैट यू कैन डू वंडर्स। विजन टू मिशन इज द स्ट्रेट लाइन दैट आई यूज फॉर देम, कि अगर उनके नंबर्स में मास्टर नंबर 22 है, तो वो 0 से लेकर के पूरी एंड तक उसको क्रिएट करके उसकी बेनिफिट लेंगे, तो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो कोई ऐसे नंबर होते हैं जिनको देख के ये पता कि ये व्यक्ति लॉयल है और इसके साथ हमें जाना चाहिए? जैसे हमारे ऑडियंस होंगे वो जानना चाहते हैं कि अगर नंबर से आइडेंटिफाई कर ले कि ये व्यक्ति लॉयल है और इसके साथ है। देखिए ये सवाल तो अच्छा है, बट मेरे हिसाब से ऐसा कोई नंबर है नहीं जिसमें आप बता सकते हो ये लॉयल है, बिकॉज हर नंबर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। अगर आप ये देखते हो कि हाँ ये बंदे में नेगेटिव नहीं होगा और ये बिल्कुल लॉयल है, ऐसा तो कोई बना नहीं है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई बना नहीं है कि नंबर देख के बोलोगे कि ये लॉयल है। और कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसको जो ये दिखाते हैं कि ये व्यक्ति बहुत इमोशनल है, इमोशंस हाँ बिल्कुल, जैसे कि आपके नंबर 2, अगर आपके नंबर 2 में अगर 2-3 नंबर्स है वो इमोशनल के काफ़ी बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। फिर नंबर 7 होते हैं, बिकॉज़ वो इतना सोचते हैं अपने बारे में कि वो इमोशंस अपने आप को कंट्रोल करने में कई बारी प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। तो नंबर 2 जिनके पास ज़्यादा है, नंबर 3 भी कई बारी इमोशंस हो जाते हैं। बट आई वुड से नंबर 2 एंड नंबर 7 विल बी द मोस्ट ऑफ द इमोशनल पीपल। ठीक है, थैंक यू सो मच थैंक इस यू वेरी पॉडकास्ट पे मच। आने में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।